हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 17 में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कराना रहता है या उसका ट्रांजिशन कराना रहता है तो हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। वह एनर्जी हमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि वह एनर्जी एक फ़िक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए थी, ना उस फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा, ना उस फिक्स्ड अमाउंट से थोड़ी कम। उतना ही अमाउंट में एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तभी वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता था। ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम या किसी भी तरह के एटम हम लोग लें तो उसकी ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स्ड होती है। जैसे हाइड्रोजन एटम के केस में पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी -0.686 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हो जाए या ट्रांजिशन शो करे, तो इसके लिए बोर कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पहला से दूसरा में ट्रांसफ़र करना है, पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में, तो जितनी E2 की एनर्जी है, मतलब दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है, माइनस जितने पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, जितना आएगा उतना के बराबर हमें बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो कितनी एनर्जी आएगी निकाल सकते हैं आप। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले ऑर्बिट की है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने ही एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से हीट के रूप में देंगे तब यह इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 में भेजें, हमारा इलेक्ट्रॉन 1 में है, अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिट में, तीसरा ऑर्बिट में चला जाए, तो 1 से 3 में भेजने के लिए बोर कहते हैं कि उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना तीसरा ऑर्बिट का माइनस जितना पहला ऑर्बिट का एनर्जी गैप होगा, मतलब तीसरे ऑर्बिट की माइनस पहले ऑर्बिट के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा उतना के बराबर अगर ऊर्जा दे देंगे, दैट इज़ तभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो आप निकाल सकते हैं तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी है -1.51 और माइनस पहले ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6। सॉल्व करेंगे तो आएगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ही एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को पहला ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में जंप करने के लिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि जंप करके पहला से दूसरा या तीसरा में चला गया, मान लेते हैं दूसरा में चला गया, तो ज़्यादा समय तक दूसरे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता। दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट है दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इसलिए कहा जा रहा है इसे क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक स्टेट होती है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट होती है, और इसी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है। तो यह इलेक्ट्रॉन चाहती है कि जल्द से जल्द हम अपने पुराने वाले घर में, पुराने वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएं, अर्थात लोवेस्ट एनर्जी लेवल में पहुंच जाएं और स्थिर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। तो ये तुरंत दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगी, लेकिन ऐसा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे बाहर लिबरेट करना पड़ेगा, बाहर इमिट करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में इमिट करेगी। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वह एक तरह का वेव होता है, और वेव है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि उसका खुद का लैम्बडा होता है, अर्थात उसका खुद का वेवलेंथ होता है, उसका खुद का फ्रीक्वेंसी होगा, उसका खुद का वेव नंबर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से किसी भी जो इमिटेड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। राइडबर्ग ने इक्वेशन दिया था 1/λ = RZ² इंटू 1/n1² - 1/n2²। ये हम लोग देख चुके थे, जहाँ पर R था राइडबर्ग कांस्टेंट, हमारा लैम्बडा था जो इमिटेड रेडिएशन था उसका वेवलेंथ, N1 था लोवेस्ट एनर्जी लेवल, N2 था हायर एनर्जी लेवल। इसका यूज करके हम लोग इमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ निकाल सकते थे। अब यहाँ पे जब ऐसा केस देखने को मिला तो हाइड्रोजन में बहुत सारे ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है, 1 से 5 में जा सकता है, 1 से 6 में जा सकता है। इस तरह से करते करते 1 से वो इन्फिनिट में भी जा सकता है। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचेगा तो ज़्यादा समय तक तो वहाँ नहीं रह पाएगा, उसे तो अपने वापस पहले ऑर्बिट में पहुंचना है। तो जब वो लौटेगा तो अपनी एनर्जी को लूज़ करना चाहेगा, एनर्जी लूज़ करेगा तो एक खास तरह का EMR हमें देगा, उसका एक अपना लैम्बडा होगा। अगर तीसरे से पहले में आएगा तो फिर वो एनर्जी अपना लूज करेगा EMR के फॉर्म में, और उस EMR का अपना अलग सा वेवलेंथ होगा।
उसी तरह से जब चौथे से पहले में आएगा तो वो भी एक तरह का EMR छोड़ेगा, उसका भी एक अपना अलग तरह का वेवलेंथ होगा। पाँचवें से पहले ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करेगा EMR के फॉर्म में, उसका एक अपना वेवलेंथ होगा। तो हर एक केस में हमें अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से पहले ऑर्बिट में आएगी। हायर एनर्जी लेवल से पहले ऑर्बिट में आएगी तो हमें अलग अलग तरह का वेवलेंथ देखने को मिलेगा। ये केस नंबर 1 हो गया। उसी तरह से जब हमारा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि पहला से जंप करके वो दूसरा में गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से करते करते इन्फिनिट में गया। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरा से वो पहला में नहीं आया, तीसरा से पहला में नहीं आया बल्कि तीसरा से दूसरा में ही आ गया। फिर चौथा वाला जो हाई एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन है वो चौथा से फिर दूसरा में आ गया। फिर पाँचवा वाला जो इलेक्ट्रॉन है पाँचवा ऑर्बिट में वो दूसरा ऑर्बिट में आ गया। फिर छठा वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा में आया। फिर इन्फिनिट ऑर्बिट वाला फिर दूसरा में आया। मतलब बहुत तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी आ सकता है, वो सेकेंड ऑर्बिट में भी आ सकता है, वो थर्ड ऑर्बिट में भी आ सकता है। तो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है जंप करने के, वापस घर लौटने के बहुत सारे रास्ते हैं उसके पास हैं। तो इस केस में ऐसा करने के समय इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग तरह का EMR इमिट करेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग तरह का वेवलेंथ देखने को मिलेगा। इसलिए जब स्क्रीन में फोटोग्राफिक प्लेट में जब सभी वेवलेंथ को एनालाइज करते हैं तो हमें अलग अलग तरह का कलर दिखता है, अलग अलग तरह का हमें वेवलेंथ वाला कलर दिखता है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज हम लोग हाइड्रोजन के ही अलग अलग स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, किस साइंटिस्ट ने किस तरह का स्पेक्ट्रम को खोजा। इससे पढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि अगर सनलाइट से जो वाइट लाइट आ रही है अगर उसे प्रिज्म से पास कराते हैं और अगर उस प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमें 7 तरह के कलर दिखाई देते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 तरह के कलर दिखाई देते हैं। इसी कलर के जो बैंड्स दिख रहे हैं उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो वायलेट कलर है वो इंडिगो में मर्ज कर जा रहा है, मतलब सब एक दूसरे से सटे सटे हैं, दोनों मतलब सभी के सभी कलर एक दूसरे से मिल गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं। और हमें 7 तरह के हालांकि कलर देखने को मिलते हैं, वो भी एक दूसरे से सटे सटे, कोई दोनों के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, सभी के सभी एक दूसरे में मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होते हैं इन्हें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जनरली जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो 2 तरह का होता है। स्पेक्ट्रम हमारे 2 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आज हमें इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है क्योंकि आप देखे थे कि जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन था कि वो 1 में आ सकता है, वो 2 में आ सकता है, वो 3 में आ सकता है, तो उस समय वो इमिट करता था लाइट को। दैट इज़ इसी वजह से वहाँ पे नाम रखा गया इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वहाँ पे जब वो इमिट करेगा अलग अलग तरह का EMR को तो अलग अलग तरह का हमको वेवलेंथ मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग तरह का कलर देखने को मिलेगा, स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, इसलिए उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम 2 तरह का हो सकता है। पहला कंटिन्यूअस, जो भी आपने देखा रेनबो के फॉर्मेशन का, जो इंद्रधनुष बनता है बरसात के दिनों में, वह भी इसी तरह के जो स्पेक्ट्रम है वो एक तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम है, लेकिन वह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस के एग्जांपल हम लोग देखते हैं आगे। जैसे कि अगर हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर दें, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। चूँकि हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस भर देंगे। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद साइंटिस्ट ने पाया कि इस गैस से और इस डिस्चार्ज ट्यूब से ब्लूइश कलर का एक रेडिएशन निकल रहा है। जब उसको स्लिट से पास करा करके प्रिज्म से पास कराए तो साइंटिस्ट को फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग कलर एकदम कुछ कुछ दूरी पर दिखाई दिया। जिस तरह से रेनबो में दिखाई दिया उस तरह से नहीं दिखाई दिया, बल्कि अलग अलग कलर अलग अलग दूरी पर दिखाई दिया। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रखा, या इसी को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग लाइन हमको देखने को मिलता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। रेनबो की तरह हम लोग को सटा सटा या मर्ज्ड
कलर बैंड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग तरह का कलर देखने को मिलता है, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वह डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम है क्योंकि वह हम लोगों ने अभी समझा कि इमिशन क्यों कह रहे हैं, और डिसकंटिन्यूअस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो कलर्स दिख रहे हैं उनके बीच में दूरी है, बहुत सारा डिस्टेंस है। तो अलग अलग तरह के कलर बैंड देखने को मिलते हैं। आइए आज हमारा टारगेट यही है, हाइड्रोजन के केस में अलग अलग तरह का कलर बैंड किस वजह से नज़र आ रहा है और कैसे उसमें अलग अलग चीज़ों को और एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब उसके पास बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाएगी तो ये 1 से 2 में जा सकती है, 1 से 2 में जा सकती है, 2 से 3 में, 1 से 2 में जा सकती है, 1 से 3 में जा सकती है, 1 से 4 में, 5 में, 6 में, सभी में जा सकती है। लेकिन उसके पास लौटने के बहुत सारे रास्ते हैं। जंप तो वो 1 से ही करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में चूँकि इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में, तो वो 1 फर्स्ट ऑर्बिट से वो 2 में जा सकती है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, इस तरह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट में जा सकती है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के लौटने के अर्थात अपनी ऊर्जा को लॉस करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे तरीके हैं? हो सकता है कि वह इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ जाए, या तो 3 से 1 में आ जाए, 4 से 1 में आ जाए, या 5 से 1 में आ जाए, या 6 से 1 में आ जाए, या इन्फिनाइट से 1 में आ जाए। पहला रास्ता वो इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा है कि अगर उसको एनर्जी अपनी लूज करनी है तो ये सीधा सीधा डायरेक्टली 1 में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा जब पॉसिबल होगा तो जब वो दूसरा से वो पहला में आएगा तो एक खास तरह का रेडिएशन इमिट करेगा, तो उसका लैम्बडा अलग होगा। उसी तरह से जब तीसरा से वो पहला में आएगा तो उसमें अलग तरह का रेडिएशन इमिट करेगा, उसका वेवलेंथ अलग होगा। उसी तरह से चौथा से जब वो पहला में आएगा तो फिर वो EMR अपना छोड़ेगा ताकि एनर्जी लूज कर जाए, फिर उसका वेवलेंथ अलग निकलेगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा से इसी तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरह का वेवलेंथ हमको देखने को मिल रहा है, तो हमें अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम भी नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको एक कलर नहीं, अलग अलग कलर दिखाई देगा, अलग अलग तरह का वेवलेंथ वाला लाइट दिखाई देगा, या दिखाई नहीं भी दे सकता जनरली। तो ये अलग अलग तरह का वेवलेंथ हमको मिल रहा है, इसलिए इसे हम लोग सीरीज़ का नाम दिए। क्योंकि अलग अलग तरह का हम लोग वेवलेंथ दिख रहा है, हम लोग एक कलर नहीं बोल रहे हैं, इसे हम लोग सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सीरीज ऑफ लाइट वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो ये इसकी खोज लाइमन ने की थी। इसलिए अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, चाहे दूसरा से या तीसरा ऑर्बिट से या चौथा ऑर्बिट से या पाँचवा ऑर्बिट से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहला में पहुंच जाए, मतलब हर केस में चाहे दूसरा से पहला में पहुंचे, तीसरा से पहला में, चौथा से पहला में, पाँचवा ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में, छठा से या पहला ऑर्बिट में, सातवां ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में, या इन्फिनाइट ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में पहुँचे, तब हर एक केस में EMR अलग अलग निकलेगा, उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा। तब इस तरह का सीरीज़ को फाइंड आउट किया था लाइमन ने, इसलिए इस तरह का सीरीज़ को कहते हैं लाइमन सीरीज। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है इलेक्ट्रॉन के पास, कि वो डायरेक्टली पहला ऑर्बिट में नहीं आ जाए, डायरेक्टली पहला ऑर्बिट में नहीं पहुँचे, बल्कि वो दूसरा ऑर्बिट में ही रुक जाए। मतलब तीसरा से वो दूसरा में आ जाए, चौथा से दूसरा में ही रुक जाए। बाद में हो सकता है कि वो पहला में आ जाए, लेकिन अभी हम लोग के पास एक केस क्या बन रहा है कि वो पहला में गया, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरा में ही रुका रहे, बाद में फिर वो पहला में आ जाए। तो केस नंबर 2 क्या देखने को मिल रहा है कि वह इलेक्ट्रॉन तीसरा से दूसरा में, चौथा से दूसरा में, पाँचवा से दूसरा में, छठा से दूसरा में, इन्फिनाइट से दूसरा में आ सकता है। तो इस केस में भी हमें अलग अलग तरह का एनर्जी रेडिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर वो तीसरा से दूसरा में आएगा तो फिर एक तरह का रेडिएशन देखने को मिलेगा, EMR देखने को मिलेगा, उसका वेवलेंथ अलग होगा। फिर जब वो चौथा से दूसरा में आएगा तो उस समय भी अपनी एनर्जी लूज करना चाहेगा, तो फिर EMR हमें अलग देखने को मिलेगा, उसका लैम्बडा अलग होगा। उसी तरह से जब पाँचवा से वो दूसरा में आएगा तो फिर अपनी एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो एनर्जी लूज करना पड़ेगा उसको, तभी आ पाएगा। तो एक अलग तरह का EMR लूज करेगा वो, उसका वेवलेंथ भी अलग होगा। तो फिर हमें एक सीरीज़ दिखाई देगा, वेवलेंथ का एक अलग सीरीज़ दिखाई देगा। तो इस सीरीज़ की खोज की थी बाल्मर ने, इसलिए इस सीरीज़ का नाम बाल्मर सीरीज़ रखा गया। तो बाल्मर सीरीज़ में क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके कहाँ पे आ रहा है, 2 में। 3 से भी आ रहा है तो 2 में आएगा वो, 4 से भी आएगा तो 2 में ही जाएगा, 5 से भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है तो 2 में ही गिरेगा आकर के, 6 से भी 2 में, इन्फिनाइट से भी तो 2 में ही गिरेगा। तो इसे बाल्मर सीरीज़ कहा गया। तीसरा ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के पास, वहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लौटने का क्या रास्ता है कि वो पहले तीसरा में आके रुक जाए,
सभी के सभी हायर एनर्जी वाले तीसरे में रुक जाएं, फिर वो तीसरे से फिर दूसरे में, फिर दूसरे से फिर पहले में आ सकते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है ना कि वो तीसरी ऑर्बिट में आके रुक जाए, फिर वो उसके नीचे आएगी बाद में, वो हम लोग देख चुके हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि एनर्जी जो है चौथे इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे ऑर्बिट से तीसरे में आके रुक जाए पहले, फिर वो पाँचवें से पहले तीसरे में रुके, फिर छठे से फिर तीसरे में, फिर सातवें से फिर तीसरे में, फिर इन्फिनाइट से वो तीसरे में आके रुक जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हर केस में फिर हमें EMR देखने मिलेगा अलग अलग, उसका वेवलेंथ अलग अलग देखने को मिलेगा। तो फिर एक तरह का हमको सीरीज़ देखने को मिलेगा वेवलेंथ का। तो उस तरह के वेवलेंथ की खोज की थी पास्चन ने, इसलिए इस सीरीज़ का नाम रखा गया पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में क्या हुआ कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से जब आ रहा है तो 3 में रुकेगा। अगर 4 से आ रहा है तो 3 में, 5 से आ रहा है तो 3 में, 6 से भी आएगा तो 3 में ही रुकेगा, 7 ऑर्बिट से अगर गिर रहा है तो 3 ऑर्बिट में ही गिरेगा, 8वां ऑर्बिट से तो 3 में गिरेगा, इन्फिनाइट ऑर्बिट तो वो 3 में ही आके गिरेगा। तो ये हमारा पास्चन सीरीज हुआ। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो चौथे ऑर्बिट में आके ही रुक जाए, फिर वो बाद में तीसरे में जाए, फिर दूसरे में जाए, फिर पहले जाए, वो बात की बात है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी हमारी ये तो बन रही है ना कि वो चौथे ऑर्बिट में रुक सकता है कुछ समय के लिए। जब वो फिफ्थ ऑर्बिट से आना चाहेगा पहले ऑर्बिट में, तो वो चौथा ऑर्बिट में भी कि वो चौथा ऑर्बिट में रुके, तो चौथा ऑर्बिट में रुक सकता है वो। छठा से आएगा तो वो फिर वो चौथा में रुक सकता है, सातवां से भी आएगा तो चौथा में रुक सकता है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल, जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर चौथे ऑर्बिट में रुकती है, मतलब पाँचवें से चल के चौथे में रुकती है, छठे ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं रेडिएशन और चौथे में रुक जाता है, सातवां से इलेक्ट्रॉन जो है सातवां ऑर्बिट में है और वो अपना एनर्जी लूज करके चौथा में पहुंच जाता है, और फिर 8वां ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथा ऑर्बिट में पहुंच जाता है एनर्जी लूज करके। फिर इन्फिनाइट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर चौथा ऑर्बिट में रुक जाता है। तो इस तरह का जो सीरीज हमें मिलेगा अलग अलग वेवलेंथ का, इस केस में अलग तरह का रेडिएशन निकलेगा, इस केस में भी अलग तरह का रेडिएशन निकलेगा, इस केस में भी अलग तरह का रेडिएशन निकलेगा, इस केस में भी अलग तरह का रेडिएशन निकलेगा। तो फिर से हमें अलग तरह का वेवलेंथ का सीरीज, कलर का सीरीज दिखाई देगा। तो उस तरह की खोज की थी ब्रैकेट ने, इसलिए इसका नाम ब्रैकेट सीरीज रखा गया। उसी तरह से फंड सीरीज ने भी खोज की थी। उसमें क्या था कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो पाँचवां ऑर्बिट में रुक जाएगा। उसी तरह से आगे आता है हम्फ्री सीरीज में क्या था कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो छठा ऑर्बिट में आके रुक जाता है। तो ये सारे सीरीज़ की खोज हो गई थी। हम लोग बारी बारी से हर एक सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि जो लाइमन सीरीज़ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हायर एनर्जी स्टेट से सिर्फ नंबर 1 ऑर्बिट में आके गिर जाती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला जो होगा लाइन, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट लाइन, और जो सबसे लास्ट में होगा जो इन्फिनिटी से आता होगा, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट लाइन। तो हम लोग फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे उस रेडिएशन का। उसी तरह से बाल्मर सीरीज में भी निकालेंगे, उसी तरह से पास्चन सीरीज में भी निकालेंगे। जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये वाला, इस फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ कितना होगा, फिर ये जो दूसरा जो लास्ट लाइन है उसका कितना वेवलेंथ होगा। उसी तरह से जो पास्चन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है, ये वाला पास्चन सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है उसका वेवलेंथ कितना होगा, और जो हमारा ये लास्ट वाला जो लाइन है पास्चन सीरीज में उसका वेवलेंथ कितना होगा। इन सारे वेवलेंथ को निकालेंगे और एक बहुत ही बड़े कंक्लूजन पर पहुँचेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहला हमारे पास सीरीज है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन तो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता था, लेकिन उसके पास लौटने का रास्ता एक ही था, कहाँ था, वो N1 पर पहुंचता था। मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहुंचे, लेकिन वो कहाँ पहुंचे, N1 में ही पहुंचे। 2 से भी अगर नीचे गिरना है उसको तो 1 में गिरेगा, 3 ऑर्बिट से गिरना है एनर्जी लूज करके गिरेगा वो तो 1 में ही आएगा, 4th ऑर्बिट से भी एनर्जी लूज करना शुरू करेगा तो वो सीधा 1 में आएगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। तो अगर हम लोग जो सबसे पहला लाइन की बात करें तो पहला लाइन कैसे दिखाई देगा, जब इलेक्ट्रॉन हमें दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आता दिखाई देगा, तो ये फर्स्ट लाइन कहलाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। तो और सबसे लास्ट लाइन की बात करें तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन जब N1 में गिरे, दैट इज कॉल्ड लास्ट लाइन। तो हम सभी लाइन का वेवलेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट लाइन में क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, 2 से 1 में जंप कर रहा है। तो हमारे पास N2 2 है, N1 1 है। तो इसको हम लोग रेडबर्ग इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देंगे। रेडबर्ग इक्वेशन क्या कहता है, 1/λ = RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। जेड हमारा हाइड्रोजन आइटम है तो उस केस में जेड का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे। N1 हमारा क्या है, ये 1 ही रहेगा हमेशा, तो 1 पुट कर दिए, 1 का स्क्वायर हो गया। और दूसरा ऑर्बिट से आ रहा है तो N2 हमारा 2 हो गया, तो 2
कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 1/λ इक्वल्स टू 3r/4 आएगा। इसको हमें सिंपली लेमड़ा चाहिए तो इसे उलटना पड़ेगा, तो इसे उल्टे हैं तो इसको भी उल्टना पड़ेगा। तो हमारे पास ओवर कितना आएगा वैल्यू लेमड़ा इक्वल्स टू 4/3 इंटू आर। तो ये हमारे पास 1/r का वैल्यू आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है 911 एंगस्ट्रॉम। तो आप अगर 1/r की जगह पे 911 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे और वैल्यू सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा का वैल्यू आएगा 1214 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 1214 एंगस्ट्रॉम पहला लाइन का। लैमन सीरीज में पहला जो लाइन है उसका जो वेवलेंथ आया वो वेवलेंथ आया 1214 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के पहले लाइन का वेवलेंथ प्राप्त करें, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो ये हमने पहला लाइन का निकाला, अब दूसरा लाइन का निकालते हैं हम लोग। ये जो दूसरी लाइन दिख रही है आपको, ये दूसरी लाइन, इस लाइन की हम लोग वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? ये तीसरी से कहाँ आएगी? पहली में आएगी, तब ये सेकंड लाइन कहलाएगी। तो सेकंड लाइन का हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। जब सेकंड लाइन का निकालेंगे तो हमारे पास वही राइडबर्ग इक्वेशन है, फटाफट इसमें पुट करते हैं सारे वैल्यू को। 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r/² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 हमारा 1 है और n2 कहाँ से आ रही है? दूसरे से, तभी तो सेकंड लाइन हम लोग कह रहे हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तीसरे से आ रही है, सॉरी किसने से हमारे आ रही है? तीसरे लाइन से हमारे पहले में आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड लाइन। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8r/9, 8r/9 आएगा। इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास लेमड़ा सिंपली बचेगा, तो लेमड़ा हो जाएगा 9/8r। 1/r 911 वैल्यू पुट कर देंगे तो ओवरऑल हमारे पास सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आ रहा है लेमड़ा का? 1024 एंगस्ट्रॉम। तो जो सेकंड लाइन है हमारे पास, ये जो हमारे पास सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन थी, इसका वेवलेंथ 1214 एंगस्ट्रॉम आया। और जो सेकंड लाइन है हमारे पास, ये सेकंड लाइन, उसकी वेवलेंथ आई 1024 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेवलेंथ घट रही है। ये थी कितनी? 1214 एंगस्ट्रॉम, ये हो गई कितनी? 1024 एंगस्ट्रॉम। मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है। इस चीज़ को भी आप ध्यान दें। अब देखते हैं कि लास्ट वाले लाइन का वेवलेंथ कितना आएगा। लास्ट लाइन जो है उसकी वेवलेंथ देखते हैं। तो हमारे पास लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में लास्ट अगर लाइन की बात करें, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लास्ट लाइन कैसे प्राप्त होगा हमें? इन्फिनिटी से अगर वो सीधा 1 में गिर जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 1/λ इक्वल्स टू r/² 1/n1² माइनस 1/n2², 1/n2²। तो पुट कर देंगे सारे वैल्यू। n1 तो हमारा हमेशा 1 ही रहेगा, चूँकि 1 में गिरेगा तभी तो लाइमन सीरीज का रहेगा। यहाँ n1 हमेशा 1 ही होगा, लेकिन n2 कोई भी संख्या हो सकता है। n2 एक से ज़्यादा ही होगा, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम लोग लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी की बात करेंगे, फर्स्ट लाइन की बात करेंगे तो n2 बराबर 2 बैठाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी यहाँ पुट कर देंगे तो 1/∞ 0 होता है। ओवरऑल वैल्यू हमारा 1/λ इक्वल्स टू r आएगा। लेमड़ा निकालेंगे तो 1/r आ जाएगा। 1/r का वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉम। तो जो लास्ट लाइन का जो हमारा वैल्यू आया वो क्या देखने को मिला? 911 एंगस्ट्रॉम का। लाइमन सीरीज में जो लास्ट लाइन है उसका हमें वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम देखने को मिला। फर्स्ट लाइन का हमें 1214 एंगस्ट्रॉम देखने को मिला। और जो सेकेंड लाइन था ये वाला, इसका वेवलेंथ 1024 एंगस्ट्रॉम देखने को मिला। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, सेकंड से थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन हो गया, फिर फोर्थ लाइन होगा, इस तरह से करके लास्ट लाइन हमें मिलेगा। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन में जाएंगे वैसे वैसे आप क्या देख रहे हैं कि लेमड़ा जो है घट रहा है, लेमड़ा हमारा घट रहा है। ये पहला कंक्लूजन हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला लाइन होता है वो हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। पहला लाइन जो होता है हमारा हाईएस्ट लेमड़ा वाला होता है, और लास्ट लाइन जो होता है वो लोवेस्ट वेवलेंथ वाला होता है। ये इस चीज़ को बहुत बड़ा कंक्लूजन है, इसे याद रखेंगे कि फर्स्ट लाइन हमेशा हाईएस्ट वेवलेंथ वाला होता है और लास्ट लाइन हमेशा लोवेस्ट वेवलेंथ वाला होता है। दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू होता है hc/λ, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, लेमड़ा होता है फर्स्ट लाइन की, तो ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो दूसरा कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन एनर्जी सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लेकिन एनर्जी सबसे कम होती है। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हम लोग इसका जो दिखाए हैं लाइनिंग वो सबसे छोटा दिखाए हैं, हालांकि वेवलेंथ सबसे बड़ा है लेकिन एनर्जी सबसे कम होगी। और दूसरे लास्ट लाइन की बात करें तो वेवलेंथ क्या है? छोटा है, तो इसे में नीचे में छोटा वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी बहुत बड़ी आ जाएगी। तो लास्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, इसे याद रखेंगे। कंक्लूजन क्या सीखा हम लोगों ने? फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम रहेगा,
लास्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे मिनिमम रहेगा। जब वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ये लाइमन सीरीज़ की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं बाल्मर सीरीज़ की। दूसरे बाल्मर सीरीज़ में इंटर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पहला लाइन था उसका वेवलेंथ आया 1214 एंगस्ट्रॉम और लास्ट लाइन था उसका जो वेवलेंथ आया वो 911। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि अगर लाइमन सीरीज़ का लिमिट कितना है, तो लिमिट आप ये बताएंगे 1214 एंगस्ट्रॉम से 911 एंगस्ट्रॉम। ये जो है वो यूवी रेंज में फॉल करती है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज़ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फॉल करती है, तो वह अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज़, पहली लाइन सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाली, दूसरी लाइन सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ वाली। एनर्जी के टर्म में बात करें तो लास्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा और हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसकी एनर्जी सबसे कम। और अगर रेंज की बात करें, लिमिट की बात करें, तो लाइमन सीरीज़ की लिमिट होती है 1214 एंगस्ट्रॉम से लेकर 911 एंगस्ट्रॉम तक। और ये किस रेंज में फॉल करता है? यूवी रेंज में फॉल करता है। अब आइए हम लोग समझते हैं बाल्मर सीरीज़ के बारे में। बाल्मर सीरीज़ तब हम लोग कहते हैं जब कोई भी हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आके रुक जाए। पहला ऑर्बिट में रुकता था तो उसे लाइमन कहते थे, लेकिन जब वो सेकेंड में रुकने लगे, मतलब 3 से आए तो 2 में रुक जाए, फोर्थ ऑर्बिट से आए तो सेकेंड ऑर्बिट में रुक जाए, फिफ्थ ऑर्बिट से आए तो सेकंड में रुक जाए, 6 से आए तो सेकंड में रुक जाए, इन्फिनाइट से आए तो सेकंड में रुक जाए, तब जब वो सेकंड ऑर्बिट में रुक जाता है तब वो अलग अलग तरह का रेडिएशन छोड़ेगा। तो उस केस में जो हमें एक वेवलेंथ का सीरीज़ मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड बाल्मर सीरीज। इस सीरीज़ को हम लोग आँखों से देख सकते हैं, जिस तरह से रेनबो को आँखों देख सकते हैं, इस सीरीज़ को आँखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल रेंज में फॉल करता है। कैसे फॉल करता है विजिबल रेंज में, आइए निकाल के देखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हमें फर्स्ट लाइन देखने को मिल रहा है, सेकंड लाइन देखने को मिल रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से करते करते हमें लास्ट लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग फर्स्ट लाइन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, फर्स्ट लाइन कैसे मिलेगा हमें? जब इलेक्ट्रॉन तीसरा से पहला में आ जाए, सॉरी तीसरा से दूसरा में आ जाए, तो हमारा N2 तीसरा हो गया और N1 हमारा हमेशा 2 रहेगा। मतलब N1 हमेशा 2 रहेगा और N2 इस 2 से बड़ा ही रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते इन्फिनिट तक जा सकता है। तो हम लोग पहले लाइन की बात कर रहे हैं, ये हमारा पहला लाइन हो गया। फर्स्ट लाइन में क्या देख रहे हैं कि N2 3 है, N1 हमारा 2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग राइट इक्वेशन में 1/λ=RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। सारा वैल्यू पुट करने पर हमारा फाइनल वैल्यू आ रहा है 1/λ का 5R/36, 5R/36 डिवाइड करेंगे 1/R का वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करने पर लैम्बडा का जो वैल्यू आ रहा है, पहला लाइन का वेवलेंथ आ रहा है 6559.2 एंगस्ट्रॉम। आप इसे देख सकते हैं, पहला लाइन जो है उसका लैम्बडा आ रहा है हमारे पास 6559 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। मतलब लगभग 6560 एंगस्ट्रॉम हमारे पास पहला जो लाइन है बाल्मर सीरीज़ का फर्स्ट लाइन, उसका हमारा वेवलेंथ इतना आ रहा है। सेकंड की हम लोग बात करते हैं, सेकंड लाइन को निकालते हैं। सेकंड लाइन को निकालना है तो सेकंड लाइन हमें कैसे मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन चौथा से दूसरा में आए, दूसरा में आएगा तभी हम लोग बाल्मर सीरीज़ कह रहे हैं। चौथा से आ रहा है इसलिए सेकंड लाइन हो गया हमारा। तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे हम रैडबर्ग इक्वेशन में। रैडबर्ग इक्वेशन कहता है 1/λ=RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो सारा वैल्यू जड़ हमारा 1 है, N1 हमारा 2 है, N2 हमारा 4 है। सभी को सॉल्व करेंगे तो 1/λ=3R/16 आएगा। 1/R का वैल्यू 911 पुट कर देंगे तो ओवरऑल लैम्बडा का वैल्यू 4858 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। लास्ट लाइन की बात करते हैं। लास्ट लाइन कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कहाँ आकर रुक जाए? दूसरा ऑर्बिट में रुक जाए। जब वो रुकेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा, तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। उस वेवलेंथ को कैसे निकालेंगे? रैडबर्ग इक्वेशन से। रैडबर्ग इक्वेशन से निकालने पर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। जेड का वैल्यू 1, N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞=0। सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/λ=R/4 आएगा। लैम्बडा अगर करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3644 एंगस्ट्रॉम हमारे पास इसका वैल्यू आया। तो यहाँ भी हमको देखने का क्या मिल रहा है कि जो पहला लाइन है उसका वेवलेंथ है 6560। दूसरा जो लाइन है उसका जो वेवलेंथ है वह है 4858 एंगस्ट्रॉम। और सबसे लास्ट वाला जो वेवलेंथ है, सबसे लास्ट वाला जो लाइन है उसका वेवलेंथ है 3644 एंगस्ट्रॉम। तो
तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं, मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप बाल्मर सीरीज़ में, वैसे वैसे वेवलेंथ घट रहा है। मीन्स जो यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है कि पहला लाइन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला है, सबसे लॉन्गेस्ट लेमड़ा वाला है। लास्ट वाला लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला है। तो अगर वेवलेंथ सबसे लंबा है तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ सबसे छोटा है तो एनर्जी सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ सीखनी है आपको क्या है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ फॉल कर रही है। लास्ट वाला कितना था, 3644 एंगस्ट्रॉम, और शुरू वाला का जो वेवलेंथ था हमारा, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ था वो था 6560 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम था हमारा। ये जो रेंज है ये विजिबल रेंज में फॉल करती है, विजिबल रेंज में फॉल करती है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम को आप आँख से देख सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बड़े बड़े जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं जैसे पीजीटी टीचर्स के, तो उनमें पूछा जाता है कि बाल्मर सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, तो वो विजिबल रीजन में फॉल करती है। ये काफ़ी बड़ा कंक्लूजन है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने लाइमन और बाल्मर सीरीज पढ़ लिया। आइए हम लोग पास्टन सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। पास्टन सीरीज का फॉर्मेशन तब होता है जब हायर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके तीसरी ऑर्बिट में आके रुक जाते हैं। जैसे कि फोर्थ से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में आया, 5 से 3 में, 6 से 3 में, 7 से 3 में, इस तरह से इन्फिनाइट से 3 में आएगा। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से 3 में आएगा तो हर समय वो अलग अलग तरह का EMR इमिट करेगा, उसका वेवलेंथ अलग अलग देखने को मिलेगा हमें। तो अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिलेगा तो हमें एक वेवलेंथ का सीरीज मिल जाएगा, और उस सीरीज को खोज की थी पास्टन ने, इसलिए नाम रखा गया पास्टन सीरीज। तो इसी तरह से फिर हमें देखने को क्या मिल रहा है, पहला लाइन देखने को मिल रहा है, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, फिर हमारा लास्ट लाइन देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की शुरुआत कहाँ से कैसे हो रही है, जब चौथा से तीसरा में पहुँच रहा है, मतलब N2 हमारा चौथा है और वो तीसरा में पहुँच रहा है। लास्ट लाइन कैसे बन रहा है हमारा, जब वह इन्फिनिटी से तीसरा में पहुँच रहा है। और सेकंड लाइन कैसे बन रहा है, जब पाँचवा से हमारा तीसरा में पहुँच रहा है। तो आइए हम लोग फर्स्ट, सेकंड और लास्ट लाइन का वेवलेंथ निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लाइन कैसे बन रहा है, तीसरा से जब चौथा में आ रहा है, यानी कि हमारा N2 चौथा है, N1 तीसरा है। वैल्यू पुट करेंगे तो आप सारा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा लेमड़ा का जो वैल्यू आएगा वो 18,740 एंगस्ट्रॉम आएगा। इसे याद रखेंगे आप, 18,740 एंगस्ट्रॉम। अब दूसरे हम लोग जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस पास्टन सीरीज में जो सेकंड लाइन है, उस सेकंड लाइन की हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। तो सेकंड लाइन की कैसे निकालेंगे, सेकंड लाइन की शुरुआत कैसे होती है, 5 से वो 3 में जाके फॉल कर जाए। तो N2 5 बैठा देंगे वहाँ पे, और N1 की जगह पे 3 पुट कर देंगे। वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा 12,810 एंगस्ट्रॉम, 12,810 एंगस्ट्रॉम। लास्ट लाइन निकालना हो तो वो इन्फिनिटी से 3 पे जाके फॉल करेगी, तभी वो पास्टन सीरीज कहलाएगी। 3 में जब गिरेगी और इन्फिनिटी से गिरेगी, इसलिए वो लास्ट लाइन है। तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे, N2 के जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, N1 के जगह पे 3 पुट कर देंगे। 1/इन्फिनिटी 0 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8,199 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पास्टन सीरीज में जो पहला लाइन है उसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आया हमारा 18,740 एंगस्ट्रॉम, 740 एंगस्ट्रॉम। जो दूसरा लाइन है उसका वेवलेंथ आया हमारे पास 12,810 एंगस्ट्रॉम, 12,810 एंगस्ट्रॉम। और जो सबसे लास्ट वाला लाइन है उसका जो वेवलेंथ आया वो हमारा वेवलेंथ आया 8,199 एंगस्ट्रॉम। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, सेकंड से थर्ड लाइन, थर्ड से फोर्थ लाइन, इस तरह से लास्ट लाइन में जैसे जा रहे हैं आप, वेवलेंथ जो आपका घटता चला जा रहा है, वेवलेंथ घटता चला जा रहा है। आपने देखा इस तरह से। दूसरी बात आपने क्या देखी कि फर्स्ट की लिमिट कितनी है, 18,740, और लास्ट वाली की थी 8,199। मतलब पहली जो लाइन है हमारी है 8,740 एंगस्ट्रॉम से लेकर के सबसे लास्ट में हमारी थी 8,199 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी पास्टन सीरीज़ की लिमिट हो गई। कोई पूछता है पास्टन सीरीज़ की लिमिट कितनी है, तो हमारी पास्टन सीरीज़ की लिमिट है। और फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो इतनी है, लास्ट लाइन की वेवलेंथ इतनी है। ये जो है इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। तो कभी एग्जाम में आता है कि पास्टन सीरीज़ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल करती है, तो वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। और इसकी लिमिट कितनी है, पास्टन सीरीज़ की लिमिट 18,740 एंगस्ट्रॉम से 8,199 एंगस्ट्रॉम तक।
ये इसकी लिमिट होती है। इस तरह से हम लोगों ने 3 सीरीज़ का निकाला। आगे हमारे पास 3 सीरीज और बच जाते हैं, जैसे ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। आपका ये टास्क है कि उसमें फर्स्ट लाइन, उस सीरीज में जो फर्स्ट लाइन होगा, सेकंड लाइन होगा और लास्ट लाइन होगा, उसका आप वेवलेंथ कैलकुलेट करें और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लायमन सीरीज लायमन के द्वारा खोजी गई, अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है। बाल्मर सीरीज बाल्मर के द्वारा खोजी गई, विजिबल रेज में फॉल करती है। इसे आँखों से देख सकते हैं हम लोग। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज़ को हम लोग आँखों से देख सकते हैं, तो वो बाल्मर सीरीज है। उसके बाद हमारा पासन सीरीज है, पासन के द्वारा खोजा गया, इंफ्रारेड में फॉल करती है। बाकी सारे जो नीचे वाले ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज हैं वो भी इंफ्रारेड में ही फॉल करते हैं। हम्फ्री सीरीज फार इंफ्रारेड में फॉल करती है। इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलग अलग जो स्पेक्ट्रल सीरीज थे उनको पढ़ लिया। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। तो हमने इस लेक्चर में देखा स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हम लोगों ने देखा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा जो था वो 2 तरह का था, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा डिसकंटिन्यूअस में फॉल करता है। डिसकंटिन्यूअस को डिस्क्रेट भी या लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा तो हमें अलग अलग तरह का सीरीज़ देखने को मिला, अलग अलग वेवलेंथ वाला। लायमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। लायमन सीरीज में क्या देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन हमेशा वो N1 में ही आता था और N2 कहीं से भी हो सकता था, 2 से 3 से 4 से 5 से इन्फिनिट तक। बाल्मर सीरीज में क्या था कि हमेशा N2 में ही आता था और N2 की शुरुआत N1 जो थी वो 2 थी और N2 की शुरुआत 3 से होती थी, मतलब इससे थोड़ा एक संख्या बढ़ करके। इस तरह से हम लोगों ने सारे सीरीज़ को पढ़ लिया था। 3 सीरीज़ के बारे में मैंने आपको टास्क दिया कि आप घर में बैठ के कॉपी में सभी का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और लास्ट लाइन निकालेंगे, उसका वेवलेंथ कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में सवाल आते रहते हैं। तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन होगा अगर इलेक्ट्रॉन 1 मान लीजिए 1 से 5 में गया तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगा टोटल, उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।